So here is question number 41. For a Gaussian surface through which the net flux is zero, the following statement could be true. बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस है हमारे पास और इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जीरो है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, नो चार्जेस आर इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और बहुत सारे बच्चे इसी स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि सर नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं बच्चों, अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं है कि उस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो। मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी रैंडम क्लोज सरफेस है, ये आपका है, और अगर इसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया। डाइपोल मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, प्लस और माइनस चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है? नहीं सर, यहाँ तो दो दो चार्जेस है, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। तो क्या इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा? सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस बच्चों जीरो है, दैट्स व्हाई फ्लक्स भी यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो बच्चों गॉस लॉ को थोड़ा अच्छे से समझो। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस जीरो होगा। चार्ज तो हो सकता है बट उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आपको ये नहीं कहना है कि उसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों, कि नो चार्जेस आर इनसाइड द सरफेस। नहीं बच्चों, चार्जेस हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 में आपको समझाया। बट हाँ, अगर फ्लक्स जीरो है तो नेट चार्ज जीरो होगा, बट चार्जेस हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बच्चों गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे इसी को सही कर देते हैं और फिर उनका ऑप्शन गलत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द नेट चार्ज। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे बोल रहा है द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। बिल्कुल सही बात बच्चों, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर का नेट चार्ज जीरो होगा, बट चार्ज होगा लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। थर्ड आते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। क्या सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों वो जीरो होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों कि सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों गलत है। रिजल्टेंट जीरो है तो ऐसा मतलब ये नहीं है, रिजल्टेंट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अगर ये डाइपोल ही हो गया बच्चों, तो इस डाइपोल के लिए अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए तो ये एक एक्सियल पॉइंट होगा इस डाइपोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सियल पॉइंट पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए इसके मिड पॉइंट से, तो आपको पता है कि बच्चों ये डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, आपको पता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इवन दैट अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले ले, जनरल पॉइंट, लेट सपोज ये आपका हो गया, तो जनरल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कहना गलत होगा कि सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, जैसा कि स्टेटमेंट नंबर आर में गिवन है। ये गलत है बच्चों। स्टेटमेंट नंबर एस देखते हैं, the number of field lines entering is equal to the total number of lines exiting the surface। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की जो एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है? फाई एंटरिंग माइनस फाई एग्जिटिंग। तो अगर बच्चों दोनों की वैल्यू सेम होगा तभी तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कि जो एंटरिंग फ्लक्स है वो आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल है या कहीं एग्जिटिंग फ्लक्स के इक्वल है। दैट्स व्हाई बच्चों नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो आया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मींस ऑप्शन नंबर यस स्टेटमेंट
और क्यू स्टेटमेंट दोनों बच्चों सही है। तो अगर अपने क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट क्यू, तो ये बात गलत है कि सिर्फ क्यू सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट पी एंड एस, बच्चों पी तो आपका इनकरेक्ट है, तो ये बात ही गलत हो गया। बोथ क्यू एंड आर, तो क्यू तो आपका सही है बट आर आपका गलत है, तो ये भी बात गलत हो गया बच्चों। लास्ट बोथ क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, बिल्कुल बच्चों ये आपका ऑप्शन आपका सही है। ये बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये बच्चों गॉस लॉ से क्वेश्चन है और सीबीएसई का ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली है बच्चों, इसको आप 99% मान के चलिए, बहुत कम चांस होता है जो कि अलग क्वेश्चन आ जाए। बाकी सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं जो सीबीएसई के होते हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 है और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि हमने समझाया हुआ है और ये शायद मैं क्वेश्चन तीसरी बार करा रहा हूं पीवाईक्यूज के सीरीज में। मैंने आपको ये कई बार बताया हुआ है कि पता नहीं भाई सीबीएसई को इस क्वेश्चन में क्या दिख गया है, वो इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पूछता है। कभी सैंपल पेपर में दे देगा, कभी सैंपल पेपर में ही पूछ देगा। ये क्वेश्चन ये 2023 के सैंपल पेपर में भी है और 2024 के क्वेश्चन बैंक में भी है, क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब बच्चों आपको 2L की वैल्यू गिवन हो गया कि लेंथ इसका 2L है, 2 सेंटीमीटर है सॉरी। और कह रहा है इसको हमने प्लेस किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब बच्चों थीटा की वैल्यू दे दिया है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। तो ओवरऑल कह रहा है कि एक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है जिसका लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर है और एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 30 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁵ है। तो इससे सर होगा क्या, इससे इस डायपोल पे एक टॉर्क अप्लाई होगा और उसी के बारे में नेक्स्ट बता रहा है ये कि इफ द डायपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, कि अगर डायपोल पे बच्चों ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है वो इसकी वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻³ तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑन द डायपोल, तो डायपोल के पास किसी एक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, आइदर वन चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज तो बच्चों 0 होता है डायपोल का, बट यहाँ पे आइदर वन चार्ज पूछा हुआ है। तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है PE sin थीटा, वेयर P की वैल्यू होती है बच्चों Q × 2L। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं कि P का मतलब होता है डायपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है आइदर वन चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द डायपोल, और जो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है वो होता है डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। P इज द डायपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सारे टर्म की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, फटाफट पुट करते हैं। तो टाउ की वैल्यू पहले मैं फॉर्मूला बना ले रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे बना दे रहा हूँ। दिस इंप्लाइज दैट जो बच्चों टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा वो P की वैल्यू होती है Q × 2L, और उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों E × sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला जो आया आपका Q × 2L sin थीटा, बट हमें Q का फॉर्मूला चाहिए बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q के लिए डिवाइड कर देना पड़ेगा ये सारे टर्म को। तो Q की जो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ डिवाइड बाई 2LE sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज, क्योंकि हमें बच्चों चार्ज ही पूछा हुआ है। बस बच्चों यहां से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता चल गया है कि Q की वैल्यू होगा बच्चों टाउ डिवाइड बाई 2L जो कि लेंथ ऑफ द डायपोल है इनटू E जो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू sin थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों आपका होता है। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। टाउ की वैल्यू बच्चों गिवन है 8 × 10⁻³ थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, 8 × 10⁻³ डिवाइड बाई
2L की वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻²। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, here 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। और बच्चों ये साइन थीटा की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि बच्चों देखिए थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ 1/2। और आपको पता है कि ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो इस 2 को, है ना, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी बच्चों आप कैंसिल कर सकते हो, 2 4 जा 8, तो मैं कर ही दे रहा हूँ 2 4 जा 8। ठीक है, तो देखिए भाई चार्ज का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है सर, यह हो गया 4 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में बच्चों है देखिए 10⁻+5 एंड 10⁻⁻², मीन्स 10⁻3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6। कोई गलती से इसको कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये आपका -3 है और ये आपका +3 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये 10⁻+3 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, मीन्स 10⁻⁻6। दिस इंप्लाइज दैट Q की वैल्यू बच्चों आपका हो गया 4, 10⁻⁻6 को हम माइक्रो कह सकते हैं, माइक्रो कूलम। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इस बात को आपको बच्चों ध्यान देना है। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट। इसको बच्चों आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि अपकमिंग एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों, नो डाउट। तो अगर बच्चों कोई भी आपको डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में जो भी हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज एक बार इस लेक्चर को रिपीट कर लेना, इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, इसके रिपीटेड लेक्चर को अवेल कर लेना बच्चों, तो डेफिनेटली आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको 100% इसी लाइव क्लास में ही क्वेश्चन समझ में आ जाए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की जरूरत नहीं पड़े दोबारा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बट इन द केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसको रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चों, कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको 1% भी डाउट हो जाता है, इसका मतलब है कि उसको आपको रिवाइज करना है और कुछ नहीं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हियर क्वेश्चन नंबर 43, और यहाँ पर बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, और इसको बच्चों हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है बच्चों 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी अभी जो बच्चों हमने फॉर्मूला यूज किया, सेम फॉर्मूला यूज करना है कि वी नो दैट टाउ की वैल्यू बच्चों होती है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो बच्चों इस टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बच्चों, आंसर है 1। तो टाउ मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, जब ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, मींस टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगा P इंटू ई। बच्चों आपको टाउ मैक्सिमम गिवन है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए 6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, और आपको बच्चों यहाँ पे डायपोल मोमेंट भी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, बाकी ये दोनों वैल्यू बच्चों आपको गिवन है। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द टाउ मैक्स डिवाइड बाई P। तो टाउ मैक्स की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पर P की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁸। तो क्या हो गया बच्चों, 2 3 जा 6 -8, सॉरी नॉट 18 -8, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो गया 10 पावर 4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये -8 बच्चों ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, एंड +8 -4 +4, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और इसको आप वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हो, दोनों आप कह सकते हो। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल गया बच्चों 3.0 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ये आपका हो जाएगा बच्चों। थोड़ा आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है, आई थिंक ऑप्शन में यूनिट में थोड़ा सा गड़बड़ी दिया हुआ है,
ये जो -3 है बच्चों ये -1 होगा, ये -1 होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है ना। कैसे होगा मैं समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद होगा dV/dr। तो यहां से बच्चों यूनिट आता है, dV मींस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, और dr मतलब डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनेटेसिमल डिस्टेंस जिसको होता है मीटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है, नॉट वोल्ट पर मीटर क्यूब। थोड़ा ध्यान रखना, ये -1 है, ये मिस प्रिंट हुआ है आपका। सो ऑप्शन नंबर अगर मैं चेक करूं बच्चों तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, ए, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आया हो, कोई भी आपको डाउट नहीं हो। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को भी अवेल जरूर कीजिएगा, या रिवीजन के टाइम पर भी आप इस रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिएगा। बच्चों जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही आपकी न्यूमेरिकल में फ्लुएंसी बनेगी, उतना बोर्ड एग्जाम में आपसे गलती होने का चांस कम होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों एग्जाम के 2 दिन पहले आप 2x और 3x पे इस लेक्चर को देख के और चले गए एग्जाम देने और आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर जाके बच्चों ये आपका क्वेश्चन आएगा, फिर जाके आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन है, ये चार्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको बच्चों ये पता होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझा देता हूँ। ये चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी is always equal to the plus minus n into E, where n is the number which is 0, 1, 2, 3, 4, where n is 0, 1, 2, 3 and so on, and E is the fundamental charge. Fundamental charge. सर फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है सर? ये होता है बच्चों 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बस बच्चों इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, सेम फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट हैज एन चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो बच्चों क्यू की वैल्यू, यहाँ पे आपको इस क्यू की वैल्यू बच्चों गिवन हो गया, और कह रहा है गेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 5 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन ना। तो बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू भी आपको गिवन दे दिया। तो कह रहा है कि द नेट चार्ज ऑन द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज बिकम्स। ठीक है, तो आपको कह रहा है बच्चों कि उस बॉडी पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा। तो पहले बात को समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है कि इस बॉडी पे पहले से ही 1 कूलम चार्ज है, और उसके बाद हमने इतने इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिया। ठीक है, तो बताइए अब उसके पास नेट चार्ज कितना आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्यू इनिशियल कितना था, जो कि गिवन है 1 कूलम। ओके, तो कितना भाई हमने चार्ज, क्यू फाइनल कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कितना चार्ज गेन हुआ पहले पता कर लें। चार्ज गेन, कितना चार्ज बच्चों गेन हुआ ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n into E। कितना भाई इलेक्ट्रॉन आया है सर? 5 into 10 to the power 18। बच्चों ये चार्ज तो बॉडी में पहले से ही था, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये चार्ज तो बॉडी में पहले से ही था, इसके बाद हमने 5 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी को दे दिया। तो बताइए उस बॉडी के पास कितना चार्ज आया होगा? आंसर है Q into E। सर n into E, n की वैल्यू है बच्चों 5 into 10 power 18, और E की वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाएगा -1.6 into 10 to the power 19। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव वैल्यू आता है। तो बच्चों यहाँ पे जो गेन चार्ज हुआ कि कितना चार्ज उसको गेन हुआ इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, वो इतना हो गया बच्चों 16 5 80 मीन्स 8.0 into 10 to the power। अगर बच्चों इसके पावर, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इसके एक पावर को आप यहाँ पर 18, तो ये आपका क्या हो गया 18 - 19, ये आपका बच्चों -1,
और यहाँ पे हमने एक पावर को ऑलरेडी कम किया है, तो एक और हो जाएगा, तो ये 10⁻0 आ गया आई थिंक। ओके, तो एक बार बच्चों इसको फिर से कर लेते हैं और कैलकुलेशन में 5, ये आपका 16 का हो जाएगा 18, तो आपका 80, 5 6 जा 80, तो 8 हो गया कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे 10⁻−1 आएगा, सॉरी -1। ठीक है, तो देखते हैं भाई कितना आ रहा है, क्योंकि माइनस में तो माइनस साइन आप अप्लाई कर लो। यहाँ पे आ गया बच्चों -8.0 इंटू 10⁻−1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -0.80 कूलम। और ये नेगेटिव चार्ज गेन हुआ है बच्चों, ये अभी गेन है, ये आपका आंसर नहीं है। तो हमें फाइनल चार्ज पता करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देन क्यू फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, तो आंसर इनिशियल है आपका 1 कूलम, और जो गेन हुआ है वो बच्चों है -0.8 कूलम। तो बच्चों जो फाइनल बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +0.20 कूलम। ये बच्चों चार्ज आपका फाइनली बचने वाला है। सो ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका इनकरेक्ट है। कुछ बच्चे इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे और इसको आंसर समझ के टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज द गेन चार्ज ना बाय इंसर्टिंग इलेक्ट्रॉन, बट हमें फाइनल चार्ज पूछा हुआ है। तो इस केस में बच्चों क्योंकि इनिशियल हमारे पास 1 कूलम था और कितना हमने दे दिया और कितना चार्ज गिवन हुआ, आंसर है -0.08 कूलम, 80 कूलम। तो फाइनल कितना आएगा बच्चों, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये आपका फाइनल चार्ज आया। दिस इज योर आंसर बच्चों। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैं समझा रहा हूं बच्चों, यहां पर जो फाइनल चार्ज होगा बच्चों वो इनिशियल प्लस डेल्टा क्यू, जिसको आप गेन चार्ज कर सकते हो, डेल्टा क्यू के इक्वल होगा, जिसको मैं यहाँ पर क्यू गेन लिखा हुआ हूँ। ये डेल्टा क्यू ही एक्चुअल में है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में डेल्टा क्यू ही है जितना चार्ज गेन हुआ। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, ये आपका इनिशियल चार्ज प्लस कितना गेन हुआ, तो इनिशियल चार्ज आपका था 1 कूलम ना, इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करने से कितना चार्ज गेन हुआ, आंसर है माइनस में 0.80 कूलम या 0.8 कूलम। तो बच्चों फाइनल में कितना ये आ गया, फाइनली 0.2 कूलम जो कि प्लस में है। दिस इज योर आंसर बच्चों। गलती से भी आप कोई और ऑप्शन टिक मत कर देना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आया हो, आपको कोई भी डाउट नहीं हो। अगर बच्चों अभी भी कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर के रिपीटेड पार्ट को भी देख सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे ही ये लाइव क्लास खत्म होगा आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को भी अवेल कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसी चैनल पे। तो अगर बच्चों कोई भी डाउट है तो आप उसको रिपीटेड लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने यहाँ पे पूरा समझाने का ट्राई किया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको लाइव क्लास में ही कोई डाउट ना आए, यहीं पे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है बच्चों ये, और आपको पता है कि बोर्ड में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और असर्शन एंड रीजन एक ऐसा क्वेश्चन है भाई जिसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी गलती कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड दे देता है बच्चों। कॉन्सेप्ट तो सिंपल रहता है, बट असर्शन और रीजन में मैंने देखा हुआ है कि बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे भी गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसा रहता है बच्चों कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो क्या ये जो रीजन दिया हुआ ये सही है कि नहीं, अगर रीजन सही है तो क्या ये असर्शन का ही सही रीजन है या नहीं। तो इन सब चीजों में बच्चों बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को एग्जाम में। बट ऐसा नहीं हो आपके साथ, उसके लिए आपको पहले से ही असर्शन एंड रीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं होता है असर्शन एंड रीजन, बट आपको बच्चों पहले से ही ये सब प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, जो कि मैं पीवाईक्यू में आपको करा रहा हूं बच्चों। यहाँ पे एक असर्शन और रीजन क्वेश्चन जैसा कि आया है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों असर्शन में वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो आंसर है बच्चों ये असर्शन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको बच्चों याद हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों अगर आपने एक राउंड ट्रिप ले लिया, आपने एक राउंड क्लोज पाथ ले लिया, तो जहां से आपने स्टार्ट किया होगा वहीं पे आपने एंडिंग कर दिया, तो मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गया, मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। दैट्स व्हाई वर्क डन भी आपका जीरो आएगा। ठीक है, इसका रीजन दे रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है ना सर, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसके अंडर या अगेंस्ट में मोशन करूं अराउंड ए क्लोज पाथ, तो बच्चों वर्क डन जीरो आएगा। क्या लल्ला? जाओ बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब है बच्चों ये कि वर्क डन अंडर दिस फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स इज जीरो, इट शुड बी जीरो। ओके, तो ये बच्चों स्टेटमेंट पहली बात तो सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसी कारण बच्चों जो वर्क डन अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स आता है बच्चों वो एक जीरो आता है। तो ये असर्शन भी बच्चों ट्रू है कि वर्क डन जीरो आता है। रीजन भी ट्रू है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट्स व्हाई वर्क डन ना मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ जीरो आएगा। जिन बच्चों को याद होगा बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके अंडर और जिसके अगेंस्ट कोई मोशन में करूं अराउंड ए क्लोज पाथ और अराउंड ए राउंड ट्रिप, तो बच्चों जीरो आएगा वर्क डन। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये बच्चों दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। मींस इन दोनों फोर्स के अंडर और अगेंस्ट अगर कभी भी आप मोशन करेंगे अराउंड ए क्लोज ट्रिप तो बच्चों वो जीरो आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया कि assertion, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। ये बच्चों आपका ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, क्योंकि assertion and reason का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप इसके रिपीटेड लेक्चर को जरूर अवेयर कर लेना, रिकॉर्डेड पार्ट को। ठीक है, बट इतना आपको बस समझना है बच्चों कि वर्क डन मूविंग ए चार्ज का फॉर्मूला ये होता है Q इंटू डेल्टा वी, क्योंकि अगर क्लोज पाथ होगा बच्चों तो ये डेल्टा वी की वैल्यू बच्चों जो होगा वो आपका जीरो आ जाएगा फॉर ए क्लोज पाथ। दैट्स व्हाई वर्क डन यहाँ पे जीरो आता है। और यहाँ पर इसका जो एक्चुअल में रीजन ये अगर हमें देना होगा तो क्या कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दैट्स व्हाई वर्क डन ना अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू जीरो आता है। मींस वर्क डन अंडर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराउंड ए क्लोज पाथ जीरो होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो बच्चों आप इसको जरूर रिपीटेड लेक्चर को अवेल कर लेना, जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर को इसको अवेल कर लेना। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी एक assertion एंड रीजन टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये गलत है, मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। रीजन भी मैं समझा दे रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा Q इंटू ई, अगर ये चार्ज Q है, और जो नेगेटिव चार्ज में बच्चों फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा Q इंटू ई अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा अगर रेस्ट से मूव कर रहा है। तो अगर ये पहले से ही रेस्ट में है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो आपका अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो ये ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चों गलत है। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। रीजन कह रहा है कि ऑन ए नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है। अभी भी हमने समझाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है नेगेटिव चार्ज पे, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, न कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों आपका दोनों गलत हो गया, मीन्स बोथ स्टेट assertion एंड रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चों आपका ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हुए तो बच्चों आप इसको जरूर इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को अवेल कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बच्चों गिवन है कि एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हैविंग ए चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों, क्योंकि वायर ही है, स्ट्रेट वायर ही है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। और इसको नाम दिया बच्चों वाई वाई डैश ना एक्सिस, अलोंग द वाई वाई डैश एक्सिस, मींस इसको रखा गया है, मींस वाई एक्सिस के अलोंग रखा गया है इन ए एक्स वाई प्लेन। द कूलम फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए पॉइंट पी x, 0 विल बी। तो इसके लिए तो बच्चों मुझे बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर आपको मैं इसको समझा पाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों मैं पहले बना लेता हूँ, ये y एक्सिस हमारा हो गया, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये हमारा बच्चों y एक्सिस हो गया लेट सपोज, और यहाँ पे बच्चों कुछ आपका x एक्सिस हो गया, ऐसा कुछ, ये आपका बच्चों x एक्सिस हो गया लेट सपोज। तो जो ये वायर रखा हुआ है बच्चों, जो स्ट्रेट वायर है वो इसी के अलोंग है, इस वाई वाई डैश के अलोंग ही वायर रखा हुआ है, ठीक है, इस वाई वाई डैश के अलोंग ही आपका वायर रखा हुआ है बच्चों। ये आपका एक्स एक्सिस है, और लेट सपोज ये रहा आपका वायर, यहाँ पे इसको हमने वायर एज्यूम कर लेना है कि ये बच्चों ये जो पोर्शन है ये आपका वायर का है, ठीक है, ये आपका बच्चों वायर है। हमने ऐसा एज्यूम कर लेना है कि यहाँ से लेकर, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि इसी के अलोंग बच्चों वायर रखा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, तो ये आपका वायर हो गया। और इस पे जो बच्चों चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे चार्ज भी बना दे रहा हूँ बच्चों। मैं पूरा चार्ज तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, पर इसका एक छोटा सा पोर्शन का मैंने बना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर का एक छोटा सा सेक्शन लिया हुआ है रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका मैंने चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दिखा दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बताइए कूलम फोर्स कितना अप्लाई होगा ऑन ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट x इक्वल टू x, 0, x, 0 मतलब यहाँ पे कहीं चार्ज होगा x डिस्टेंस पे, ये रहा x, 0। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रख दूं q, तो इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो बच्चों देखो किसी भी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज इक्वल टू द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है बच्चों। आप यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई मत कर देना मेरे भैया, क्योंकि ये आपका पॉइंट चार्ज नहीं बल्कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा आप गलती से भी मत कर देना, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट पर भाई ये जो पॉइंट है जहां का कोऑर्डिनेट x, 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको बच्चों पता होगा कि क्योंकि ये डिस्टेंस आपका x है यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग टू आवर कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं याद है तो याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाई r। r होगा बच्चों, r स्क्वायर नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल गया। तो चार्ज है बच्चों q, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 2 लैम्डा अपॉन में r। r की वैल्यू बच्चों ये है, यहाँ पे x गिवन है, तो दिस इज आवर आंसर। इसको एक लाइन में लिखना होगा, तो जैसे हमारा ऑप्शन है वैसे हम लिख लेते हैं। यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों q लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर इसका नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, क्योंकि बच्चों ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है ये भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा बच्चों इन दोनों के बीच में वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा।
वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करें, पहला है अट्रैक्टिव, रॉन्ग, सेकंड रिपल्सिव है एंड q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्टिव रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी में बच्चों यहाँ पे 2 नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया, मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर, ये आपके इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए होता है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, आंसर है Q इंटू ई। दूसरा बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूले पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों ये आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया हो, कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ हो। इन केस ऑफ एनी डाउट बच्चों, आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को भी फ्री में यूट्यूब पर ही अवेल कर सकते हैं और अपने डाउट को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं बच्चों। तो मैं तो ट्राई करता हूं कि बच्चों आपके लाइव क्लास में ही सारा डाउट खत्म हो जाए, बट कभी कभी क्या होता है कि लाइव क्लास में मेरा पढ़ाने की स्पीड कुछ अलग होता है और आपका समझने का स्पीड कुछ अलग होता है। दैट्स वाई हो सकता है कि आपको कोई भी डाउट 1-2% 5% रह जाता है, तो आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में बच्चों रिकवर कर लिया करो। चले बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 48 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 48 और ये भी एमसीक्यू ही है बच्चों। यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट वायर का ही क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल सा, क्योंकि हमें फॉर्मूला लर्न हो गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक इनफाइनाइटली लाइन ऑफ चार्ज है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की बच्चों वैल्यू गिवन है और 10⁻⁷ कूलम पर मीटर लैम्डा गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे दिया है फ्रॉम द लाइन ऑफ द चार्ज। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज से 4 सेंटीमीटर दूर अगर कोई अल्फा पार्टिकल है तो कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो पहले मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ तो आप आसानी से समझ जाओगे बच्चों की क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखना बच्चों, ये इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है बच्चों, ठीक है। और तो हम पूरे वायर को तो बनाएंगे नहीं, बाकी को हमने डॉटेड से डिनोट कर दिया। ये रहा हमारा इनफाइनाइट वायर का जो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे बच्चों जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो हमें लैम्डा गिवन है, जिसको हम लैम्डा कहते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे। कह रहा है कि बच्चों लाइन ऑफ चार्ज से हमें 4 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से बच्चों 4 सेंटीमीटर दूर पर, लेट्स सपोज ये आपका पॉइंट है, हमें यहाँ पर बच्चों एक चार्ज रखा हुआ है। वो चार्ज कौन है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है बच्चों। तो ये अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई होगा जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। r की बच्चों वैल्यू है आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि अभी हमने समझाया, एकदम जस्ट समझाया बच्चों कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल पे बच्चों जो चार्ज होता है वो 2e होता है। कैसे, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, इस पे तो चार्ज 0 हो गया। तो चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पे होता है, कितना होगा भाई? 2e। 2 प्रोटॉन है तो 2e। इट मींस दैट अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 2e। ये आपका हो गया बच्चों चार्ज। और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया बच्चों इनफाइनाइट वायर के लिए, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाई आर। सारी बच्चों वैल्यू आपको गिवन है, फटाफट पुट कीजिए, आंसर बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2e मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू है 10⁻⁷ डिवाइड बाई आर की बच्चों वैल्यू है 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 इंटू 10⁻²। बस बच्चों इसको सॉल्व करना है, जहां तक हो पाए इसको सॉल्व कीजिए। तो
एक काम करते हैं, इसको पहले हम कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16, तो ये 0.4 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, जितना भी बच्चों हो पाए रिड्यूस कर लीजिए आप। तो f की वैल्यू हो गया आपका 2 इंटू 0.4 बच्चों 0.8 हो जाएगा, 0.8 इंटू 2 1.6 हो जाएगा, 1.6 इंटू 9 कर लेना है, 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर, अगर बच्चों में देखूं तो 19 -19 प्लस 9 माइनस 10 हो गया, और यहाँ पे -7 है पहले से ही, और यहाँ पे बच्चों आपका -10 पावर -2 है डिवाइड में, ऊपर आके +2 हो जाएगा। और 69 जा 144 होता है, मीन्स इसको हम ऐसा कर सकते हैं 114.4 हो गया आपका, इंटू 10 टू द पावर बच्चों हो जाएगा -10 -7 -17 +2 -15। तो ये आपका हो गया बच्चों। यूनिट की बात करें तो ये फोर्स है तो न्यूटन आएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा, अच्छा ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इनकरेक्ट। ये आपका बच्चों आंसर है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वही आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो एक बात समझना बच्चों कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे अल्फा पार्टिकल के पास 2e चार्ज होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है ये। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है बच्चों F इक्वल टू Q इंटू E, वेयर Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द चार्ज इज प्रेजेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का होता है 1/4πε0 इंटू 2 λ/r। ये सब बच्चों अगर फॉर्मूले पता है तो आप एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप बच्चों की आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आया हो, क्योंकि मैंने तो इसको ट्राई किया है पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर बच्चों अभी भी मेरे तरफ से कोई भी कमी रह जाता है और आपको कोई भी डाउट आता है बच्चों, तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर अवेल कीजिए। जब ये लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा तो जो रिकॉर्डेड इसका लेक्चर होगा उसको आप बच्चों जरूर अवेल कीजिएगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि मैंने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वो भी PYQs, MCQ के PYQs। और मुझे शायद आइडिया नहीं है कि शायद कोई भी यूट्यूबर 50 MCQ कराया हो सिर्फ और सिर्फ PYQ, जो कि मैं आपको यहाँ अभी करा रहा हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन है वही बच्चों, और ये आपके दिल्ली गवर्नमेंट सैंपल पेपर क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। क्वेश्चन में आपको बच्चों दिख रहा है कि एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में गिवन भी है कि एक स्क्वायर है जिसका लेंथ L है, साइड L है, और एक प्लेन ऑफ पेपर पे है बच्चों, E इज द लिमिटेड ओनली ड्यू टू द ओवर हाफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ओवर क्या नाम है आपका लोअर हाफ में है, आधे में ही है, ऊपर नहीं है। और एज सोन इन द फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज वोल्ट इन मीटर है, वो जो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E.A। जरा मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सर वो तो राइट वर्ड है। एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, जो कि आउटवर्ड होगा, बाहर होगा ना। तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो बताइए फ्लक्स क्या हो गया, E.A cos थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू इस केस में बच्चों 0 आ गया। E.A cos 0 नहीं, सॉरी 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और बच्चों ये जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो बच्चों परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ऐसा कुछ बाहर की तरफ मिलेगा बच्चों एरिया वेक्टर, ऐसा आपको बाहर की तरफ बच्चों एरिया वेक्टर मिलने वाला है, वेक्टर A। ठीक है, तो जो एंगल होगा बच्चों इन दोनों के बीच में वो 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई फ्लक्स भी आपका 0 हो जाएगा। तो कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। आप भी अगर फिगर भी देखें बच्चों तो मुझे बताइए क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में से पास हो रहा है। बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि जो सरफेस का प्लेन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दोनों आपस में पैरेलल है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस है। दैट्स व्हाई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से पास नहीं करेगा। अगर वो सरफेस में से ही पास नहीं करेगा
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। और बड़ा ही सिंपल सा बच्चों ये क्वेश्चन था, और आपको कंफ्यूज करने के लिए बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन दे दिया है, बट सिंपल सा इसका ऑप्शन है 0। सो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों आपका रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मींस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि हमने बताया बच्चों कि आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, और मेरे तरफ से एक थैंक्स भी है आप लोग को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपने अभी तक बच्चों ओवरऑल 50 MCQ PYQs के कंप्लीट कर लिए। अब बच्चों आपका अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। आप ये समझ रहे होंगे कि सर अगर हमने MCQ कर लिया तो बस हमारा PYQ तैयार हो गया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल हैं और जो मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने के बाद बच्चों में आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इसी लेक्चर में, इसी सीरीज में। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी वो सीरीज अवेलेबल है पूरा का पूरा, तो मैं आपको बच्चों प्रोवाइड कर दूंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी लेक्चर में। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है भाई अभी तक 50 MCQ कर लिया, बट ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में बच्चों आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करेंगे, थर्ड स्टेप में आप 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ स्टेप में आप 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी कराएंगे। एक बार अगर आपने PYQs पूरा कंप्लीट कर लिया तो आप मुझे बच्चों एकदम कंप्लीटली मैं श्योर हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। एग्जाम में बच्चों बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ओके, तो चलते हैं बच्चों अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा MCQ खत्म हो गया। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ।